नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी देहरादून के दून हॉस्पिटल ऑडिटोरियम में हिंद दी चादर नाटक का मंचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी और श्री गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल चिकित्सालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि मेयर सौरभ थपलियाल और अति विशिष्ट अतिथि दिल्ली सरकार कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी रहे मौजूद। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिंद दी चादर नाटक को देखा और इस नाटक के माध्यम से गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को दिखाया और सोशल पर मुख्यमंत्री सीएम धामी ने बहादुर जी को बलिदान, धर्म और राष्ट्र रक्षा की प्रेरणा देता है। देखिए, गुरु तेग बहादुर जी का जीवन हमारे लिए बहुत प्रेरणा का जीवन है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अधर्म को कभी स्वीकार नहीं किया और उन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। उनका जीवन एक एक बच्चे को उनके स्मरण में आए, ध्यान में आए, इसके लिए हिंद दी चादर यहाँ पर नाटक का मंचन किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये आने वाली हमारी भावी पीढ़ियों को बहुत बड़ा संदेश देगी, जो उनके जीवन में हमेशा उनको सत्य और धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित करेगी। उधर चारधाम यात्रा के बीच में एक और बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा टल गया, लेकिन कैस्ट्रेल एविएशन के एक हेलीकॉप्टर की हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग का वीडियो सामने आया है। बता दें कि टेक ऑफ की वीडियो सामने आया। टेक ऑफ के तुरंत बाद पायलट कैप्टन आरपीएस सोडी को हेलीकॉप्टर के कलेक्टिव कंट्रोल में तकनीकी गड़बड़ी महसूस हुई। हालात की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने सूझबूझ से हाईवे पर आपात लैंडिंग की, जिसको लेकर सीएम धामी ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री धामी ने पर्यटन सचिव को समीक्षा बैठक के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की निगरानी के लिए सख्त गाइडलाइन बनेगी। उत्तराखंड आने वाला हर एक श्रद्धालु पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा की शुरुआत को 1 महीना 7 दिन हुए हैं और अब तक 23 लाख श्रद्धालुओं ने अलग अलग धामों पर दर्शन किए हैं। उसके लिए हमारे एविएशन सेक्रेटरी को हमने समीक्षा बैठक करने के लिए कहा है और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तत्काल इसकी एक गाइडलाइन बनाकर सुरक्षा के मानकों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करवाया जाए। आप सभी यात्री सुरक्षित हैं और सबकी सुरक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 23 लाख का आंकड़ा अभी तक पूरा हो गया है। उधर हरिद्वार से दिल्ली की ओर जा रही एक कार डिवाइडर से टकराई और जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि कार काफी तेज रफ्तार में थी, जिसकी वजह से ड्राइवर ने कार पर से अपना नियंत्रण खो बैठा। हादसे के बाद हाईवे के भीड़ इकट्ठा होते ही देख एनएचएआई की टीम ने तुरंत मौके में जाकर जाम खुलवाया। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बता दें गंभीर रूप से घायल दोनों यात्रियों की हालत नाजुक बनी हुई है। और चलिए आपको सीधे ले चलते हैं हरिद्वार, जहां पर धननगर गडरिया महासम्मेलन कार्यक्रम, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। उससे वंचित करने का काम भी पहले की सरकारों ने बड़े सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया भाइयों बहनों, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस अमृतकाल में भारत अपनी सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है और वर्षों से उपेक्षित रहा हमारा गौरवशाली इतिहास, महान राष्ट्र नायकों के योगदान और सांस्कृतिक विरासत को आज पुनर्स्थापित किया जा रहा है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय चेतना का आधार भी बनाया जा रहा है। हमारी सनातन संस्कृति की पताका आज संपूर्ण विश्व के अंदर बड़े गर्व से लहरा रही है और भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए फिर से एक बार विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। चाहे वो भव्य भगवान राम का मंदिर बन रहा हो जहां भगवान पैदा हुए, या बद्रीनाथ केदारनाथ धामों का पुनर्निर्माण हो, या काशी में बाबा विश्वनाथ के गलियारे का विस्तार हो, या उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हो। हमारी सभी धार्मिक धरोहरों को सजाया और संवारा जा रहा है, उसे शब्दों में बयान करना
बहुत कठिन है। यही नहीं, आज लोक माता अहिल्याबाई को आदर्श मानकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के दिशा में भी अनेकों ऐसे काम किए हैं जिनको अभूतपूर्व कार्य कहा जा सकता है, जो पहले कभी नहीं हुए। चाहे महिलाओं को 33% का आरक्षण देना हो लोकसभा विधानसभा में, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जिसके द्वारा बेटियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों सुरक्षित किया गया हो, या उज्ज्वला योजना लाकर महिलाओं को चूल्हे के धुआं से मुक्ति दिलानी हो, या लखपति दीदी योजना द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो, या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का देश के अंदर अंत करना हो। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक निर्णय मातृशक्ति के सम्मान के लिए सुनिश्चित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत न केवल विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, बल्कि सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में भी अपनी पहचान पूरी दुनिया के अंदर स्थापित कर रहा है। आज भारत की वैश्विक शक्ति बढ़ी है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज जो दुश्मन हमको आग दिखाया करते थे भाइयों बहनों, आज वो दुनिया भर के देशों में गुहारे लगाते फिर रहे हैं कि हमको बचाइए, हमको बचाइए। आप सभी भली बात जानते हैं, एक समय वो था जब भारत का कोई भी बड़ा शहर आतंकवाद से सुरक्षित नहीं था, क्योंकि उस समय की सरकारों के अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी और साहस भी नहीं था भाइयों बहनों कि आतंकवादियों और उनको संरक्षण देने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा सके। वे केवल उस समय में, पहले के समय में आप सबको याद होगा 2014 से पहले, वो केवल आतंकवाद की निंदा करते थे। कोई घटना होती थी तो निंदा करके चुपचाप बैठ जाया करते थे और पाकिस्तान को कोस दिया करते थे। यहां तक कि उस समय आपको याद होगा आतंक फैलाने वालों को फांसी माफ करने तक की गुहार लगाया करते थे और उन्हें भारत के प्रधानमंत्री के आवास में खीर खिलाई जाती थी। बहनों, भाइयों बहनों, हम सबको याद करना चाहिए। लेकिन आज दुश्मन देश के किसी भी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना करती है। भाइयों बहनों, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा पुलवामा के बाद, उरी के बाद, या अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकियों का उनके दिल में ही सफाया करने का काम भारत की सेना ने किया है। वहीं आतंकियों को मदद करने वाले पाक सेना के डिफेंस अड्डों, डिफेंस सिस्टम, हवाई अड्डों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ऐसा प्रहार किया गया कि पाकिस्तान को 4 दिन पर ही घुटनों के बल लाकर संघर्ष विराम की भीख मांगनी पड़ी। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार भी नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। केदारखंड, मानसखंड में हम अनेक मंदिरों का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ में मास्टर प्लान के तहत काम हो रहा है। हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल पर पुनरुद्धार की दिशा में काम किया जा रहा है। साथ ही हरिद्वार में, हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी हमने लोक माता अहिल्याबाई होलकर को आदर्श मानते हुए उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण मातृशक्ति के लिए सुनिश्चित विधानसभा में विधेयक लाकर किया है। वहीं इसके साथ ही नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री अमृत आंचल योजना, पोषण अभियान जैसी अनेक योजनाएं हमने प्रारंभ की है। आज इन यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देवभूमि उत्तराखंड को फिल्म निर्माण का उत्कृष्ट गंतव्य बनाने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में राज्य में नई फिल्म नीति उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 लागू की गई है। इससे फिल्म उद्योग को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु फिल्म निर्माताओं के लिए अनुदान का प्रावधान है। इस नीति 2024 के तहत हिंदी और संविधान की 8वीं
15वीं अनुसूची में सम्मिलित अन्य भाषाओं की फिल्मों पर प्रदेश में व्यय की गई कुल राशि का 30% या अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है, जिनमें OTT, वेब सीरीज, टीवी सीरियल, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म को भी सम्मिलित किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म अनुदान की राशि को पहले से बढ़ाकर अधिकतम 2 करोड़ तक किया गया है, जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और अब पहले से भी ज्यादा फिल्म प्रदेश में बन रही है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड को कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थान और ऐतिहासिक स्थल फिल्म निर्माताओं को आकर्षित कर रहे हैं। राज्य में शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म विकास परिषद द्वारा ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा निःशुल्क अनुमति प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिल्म सिटी और फिल्म संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है। इस नीति के तहत 3T यानी टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के तीनों पक्षों पर बल देते हुए 360 डिग्री इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को फिल्म उद्योग में काम करने के लिए तैयार किया जा सकेगा और प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए फिल्म और मीडिया उद्योग में काम करने के अवसर बढ़ेंगे। राज्य में फिल्म निर्माण के लिए विकसित किया जा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शूटिंग स्टूडियोज, प्रोडक्शन हाउसेज न केवल फिल्म उद्योग को बल देंगी बल्कि राज्य में अन्य निवेशकों को भी आकर्षित करेगी। राज्य सरकार फिल्म निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने और इसके विकास में सहयोग करने को प्रतिबद्ध है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर खटीमा से है, जहां पर विगत वर्ष आई भीषण बाढ़ आपदा से सबक सीखकर इस बार प्रशासन अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। बता दें कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा मानसून से पहले ही नदी, नालों और नालियों की सफाई कार्य बीते 3 महीने से जेसीबी के माध्यम से कराया जा रहा है। वहीं लगभग 60 लाख की लागत से खरीदी गई पॉकलैंड मशीन की पूजा अर्चना के बाद पॉकलैंड से सफाई युद्ध स्तर पर अभियान शुरू किया गया है। जितने भी नाले हैं हम उनकी सफाई का अभियान चलाए हुए हैं और लगातार पिछले 3 माह से नाला गैंग इसमें काम कर रहा है। 2 जेसीबी हमारी लगी हुई थी और वर्तमान में आज ही के दिन आपको भी बधाई देना चाहता हूं, इस खटीमा के नगरवासियों को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन सबके सहयोग से हम पोकलेन लाए हैं जो आज से ही कार्य पे लग गई है और यथाशीघ्र इस खटीमा के हर नाले और नदी को हम जो भी हैं साफ करेंगे और बेहतर तरीके से साफ करेंगे। इसमें जो अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने, तो माननीय उपजिलाधिकारी महोदय से भी हम अनुरोध करेंगे कि वो उन अतिक्रमणकारियों को खिलाफ कार्रवाई करें और वो अतिक्रमण हटाएं, जिससे कि हम जो सफाई की व्यवस्था है नालों की वो सुचारू रूप से कर सकें। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं शनिवार 7 जून को कोरोना के 3 और नए मामले सामने आए हैं। हैरानी की बात है कि तीनों मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। बता दें कि अभी तक उत्तराखंड में कोरोना के कुल 34 मामले सामने आ गए हैं। इनमें से एक केस हरिद्वार का है। मामले पर देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि 81 वर्षीय बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ने पर कोरोना जांच कराई गई, जिसमें उस महिला के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। महिला का सुभारती अस्पताल में इलाज चल रहा है। अग्निवीर योजना के तहत युवाओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उसको इस सोच से उबारने के लिए बीजेपी के महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि युवाओं को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। सरकार युवाओं के साथ है और अग्निवीर योजना के तहत 4 वर्ष सेवा देने के बाद कोई सैनिक बेरोजगार नहीं होगा। इसके बाद उसके नौकरी के सारे रास्ते कई जगह खुलेंगे। 4 वर्ष के बाद में सरकार उनकी सेवा अन्य क्षेत्र में लेगी, जिसका उन्हें लाभ मिलेगा। साथ ही उन्हें सरकारी विभागों में नौकरी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं के हित के लिए कार्य कर रही है और करती रहेगी। देखिए, अग्निवीर योजना के कारण आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी आ रही है, ये बिल्कुल गलत है। अग्निवीर जो भर्ती हो रहे हैं उनको
4 साल सेना में रहने के बाद 25% आर्मी में ही जो अस्थायी रूप से सेलेक्ट होंगे और जो 75% घर आएंगे उनको भी राज्य सरकारों ने राज्य सरकार में विभिन्न सेवाओं में रखने का निर्णय सरकार का है। मैं आज ही समाचार पढ़ रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पुलिस में भर्ती के लिए 10% या 20% ऐसा में 20% उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको पुलिस में भर्ती करने का निर्णय किया है। तो सभी राज्य सरकारों ने अग्निवीर में जो प्रशिक्षित सेना के जवान 4 साल के बाद घर लौटेंगे उनको राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं में रखने का निर्णय। देहरादून हरिद्वार हाईवे पर छिद्दर वाला रेड लाइट पर खड़ी 6 गाड़ियों को पीछे से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से 3 कार क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं एक कार में सवार एक महिला सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें पुलिस ने ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है। साथ ही टक्कर मारने वाले कार के ड्राइवर को पुलिस ने पीछे कार नेपाली फार्म के पास से गिरफ्तार कर लिया है। ड्राइवर की पहचान सुशील त्यागी के रूप में हुई है। भीमताल झील में अज्ञात युवती का स्थानीय लोगों को उतराता हुआ शव जो है दिखाई दिया और भीमताल के डाट तल्ली ताल रोड में होटल के समीप झील में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने भीमताल पुलिस को जो है सूचना दी। उसके बाद भीमताल पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिसकर्मी द्वारा शव की जांच की जा रही। फिलहाल फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम जांच कर रही है। पंचायतनामा कर कार्रवाई शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल सुबह के समय झील में युवती का शव मिलने से स्थानीय लोगों को देखने के लिए तांता लग गया। शव प्राप्त होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस मौके पहुंचकर शव को कब्जे पुलिस लिया गया। पंचायतनामा की कार्रवाई चल रही है। फॉरेंसिक की टीम मौके पर आई है। घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। पहचान हो पाई है? नहीं, अभी अज्ञात है। यहां रोक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड में जीएसटी के तहत एक ई पोर्टल विकसित किया गया है जो व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने, चालान बनाने और भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाता है। जीएसटी ने विभिन्न करों जैसे बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क को एकीकृत किया है। इससे राज्य और केंद्रीय स्तर पर एक समान कर प्रणाली बनी है जो व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए सरल और पारदर्शी है। जीएसटी में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में इस प्रणाली को लागू करके उत्तर भारत का पहला राज्य बनकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह प्रणाली फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन के जरिए जीएसटी पंजीकरण में उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करती है। जीएसटी की मदद से पूरे देश में एकल बाजार का निर्माण हुआ है। इससे अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा मिला है। राज्य स्तर पर उत्पादों पर अलग अलग कर नहीं होने से व्यापारियों को अपनी वस्तुओं की आपूर्ति में किसी तरह की रुकावट नहीं आती। वर्ष 2000 में उत्तराखंड का बजट लगभग 4500 करोड़ रुपए था। 2024-25 में ये बजट बढ़कर 94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। 24 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था 24 गुना बढ़ी, जिससे उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक प्रगति हुई है। वर्ष 2000 में राज्य की अर्थव्यवस्था 14,501 करोड़ रुपए की थी, जो 2023-24 में बढ़कर 3,40,000 करोड़ रुपए हो गई है। राज्य का कुल राजस्व संग्रह 233 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 10,812 करोड़ हो गया है। जीएसटी के तहत व्यापारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलता है। इससे व्यापारियों को कर के बोझ को कम करने में मदद मिलती है। राज्य के प्रमुख शहरों देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर और हल्द्वानी जिलों में 5-5 जीएसटी सुविधा केंद्र बनाए गए, जो छोटे और मध्यम व्यवसायों को जीएसटी प्रक्रियाओं में मदद करेंगे। प्रति व्यक्ति आय में 17 गुना वृद्धि से राज्य के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। सभी हितधारकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर ई गवर्नेंस ने जीएसटी और अन्य आर्थिक सुविधाओं को सुगम बनाया है। एक देश, एक टैक्स।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में QUA द्वारा आयोजित डेरा कवि सम्मेलन में शिरकत की और कवि सम्मेलन में प्रख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास सहित कई नामचीन हस्तियां शामिल रहीं। इस दौरान कवियों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कवि केवल शब्दों के निर्माता नहीं होते, बल्कि वे समाज के चिंतक, मार्गदर्शक और प्रेरक भी होते हैं और उनकी कविताएं समाज को दर्पण दिखाने का काम करती हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार साहित्य और संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध है। बीते शुक्रवार को थराली में दिए अपने बयान में सीएम धामी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के प्रति लापरवाह या भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा। इसकी एक झलक नैनीताल में देखने को मिली। बता दें कि सीएम धामी सरकार की योजनाओं को जनता तक न पहुंचाने और जानबूझकर काम में हिलाहाली करने के दौरान जो है निलंबित करने का आदेश दिया गया है। कोई भी कितना भी बड़ी पहुंच वाला हो, बड़े पद पर हो, यदि अपने कर्तव्यों और दायित्वों के साथ ठीक प्रकार से पारदर्शिता से अगर काम नहीं करेगा, कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो किसी भी कीमत पर उस पर कोई टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। किसी भी कीमत पर कोई उस पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी। लापरवाही बरतने वाले के साथ कड़ाई से पूरा तंत्र काम करेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को लालकुआं नैनीताल में आयोजित कार्यक्रम में नैनीताल जनपद की लगभग 126 करोड़ 69 लाख रुपए की 27 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया और इन परियोजनाओं में शिक्षा, सड़क, चिकित्सा, सिंचाई, सीवरेज, नगर विकास, सौंदर्यीकरण और निराश्रित गौवंश संरक्षण से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इस दौरान 25.93 करोड़ की लागत से 9 योजनाओं का लोकार्पण, 100.76 करोड़ की लागत से 18 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। उत्तराखंड